हेलो चिल्ड्रन, आज मैं ग्रेविटेशन ऑब्जेक्टिव 2 फिनिश कर रहा हूँ। हमने ऑब्जेक्टिव 1 विच कंसिस्ट ऑफ 17 क्वेश्चंस हमने पहले ही कर लिए थे और नाउ ऑब्जेक्टिव 2 कर रहे हैं जिनमें सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट वी एंड ई। वी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ई मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल हैं ये गिवन है किसी भी पॉइंट पे V एंड E दोनों के लिए। तो वन बाय वन इन चारों ऑप्शन गौर करेंगे। थिन स्फेरिकल शेल, और अगर रेफरेंस पॉइंट अगर हमने R इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिया तब एट इन्फिनिटी तो पोटेंशियल ज़ीरो होता है। अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन कंसीडर करें तो दिस इज फील्ड। जनरल एक्सप्रेशन फॉर फील्ड इज E is equal to minus gm by r square, और this is general expression for gravitational potential. At a point, and this v is minus gm by r. अगर इन दोनों फॉर्मूले को अगर कंसीडर करा जाए तो इस हिसाब से at infinity पोटेंशियल भी ज़ीरो होता है और एट इन्फिनिटी फील्ड भी ज़ीरो होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों? ऑप्शन ए हैज़ गॉट v इज इक्वल टू ज़ीरो एंड e इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, तो हेंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। शेल के अगर आउटसाइड पॉइंट लिया जाए दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल्सो ट्रू। शेल के इनसाइड अगर पॉइंट लिया जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड E ज़ीरो होगा और V सारे जगह कांस्टेंट होता है, तो V इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो भी नहीं हो रहा है और क्योंकि वो कांस्टेंट है। सो हेंस सी ऑप्शन इज़ ऑल्सो ट्रू। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो चारों ऑप्शन लगता है सही हो जाएंगे। V इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड E इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़रा देखते हैं ये सही हो पाता है या नहीं। हाँ, ये तो हमने पहले ही बात कर लिया था। हॉलो शेल के आउटसाइड रेफरेंस पॉइंट लें, V ज़ीरो होगा और E इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो दैट मीन्स यहाँ पे B ऑप्शन इज़ ऑल्सो ट्रू। यानी कि इन दिस क्वेश्चन finally what we observe, all 4 options are correct. Inside a uniform spherical shell the gravitational potential, अब की बार तो शेल ही ली गई है, क्वेश्चन में ही हॉलो शेल के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ज़ीरो तो होता ही नहीं है। इनसाइड एवरीवेयर इट इज़ कांस्टेंट, अंदर ही अंदर एवरीवेयर फील्ड इज ज़ीरो। ऑप्शन नंबर बी इज टॉकिंग अबाउट सेम थिंग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अंदर ही अंदर एवरीवेयर सेम होता है। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। अगर E इज ज़ीरो तो एवरीवेयर इनसाइड द शेल इट इज़ सेम, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एवरीवेयर। भले ही वो ज़ीरो वैल्यू है लेकिन ज़ीरो वैल्यू भी तो हर जगह सेम ही है, तो हेंस इस ऑप्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर बी, सी, डी ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ग्रेजुअली श्रिंक्स, यानी कोई ऐसा शेल जिनका रेडियस लगातार डिक्रीज कर रहा है, मेंटेनिंग इट्स शेप। इस फॉर्मूले को अगर कंसीडर करें, this is gravitational potential at a point minus gm by r। तो अगर शेल ग्रेजुअली श्रिंक हो रहा है यानी कि रेडियस डिक्रीज हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि v इंक्रीज हो रहा है एट द सरफेस, ये तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन वो और ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, यानी कि दैट मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, which will remain constant throughout the shell. Option number B is correct. Consider a planet moving in an elliptical orbit. ठीक है भाई, elliptical orbit में कोई planet move कर रहा है
सन के अराउंड. द वर्क डन ऑन द प्लैनेट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन. यानी कि यहाँ पे हम लोगों को एलिप्टिकल ऑर्बिट का अगर डायग्राम ले लें तो हमें सिचुएशन को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी. तो चलिए ज़रा डायग्राम में देख लें. इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी and displacement at extreme points of the major axis of the orbit, work done will be zero, otherwise at all the points. Now as you can see in the given diagram, अगर यहाँ पे है planet, this is top view of the elliptical orbit, और आप clearly देख पा रहे हो इस point पे gravitational force of attraction ये यूं जा रहा है एंड टेंजेंशियल स्पीड या फिर यूं कहो आप डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का इंक्लिनेशन 90 डिग्री है. जबकि एट पोजीशन बी ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स इज अप्रोचिंग हियर, बट स्पीड और डिस्प्लेसमेंट इज इंक्लाइन एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. ये हमें ऐसा शेप को देखने से पता लग रहा है. यानी कि 90 डिग्री सिर्फ दो ही पोजीशन हो सकते हैं जहाँ पे 90 डिग्री की पॉसिबिलिटी है. वो या तो ये इस एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, या तो पॉइंट ए पे, या फिर यहाँ पे मेजर एक्सिस के दूसरे एंड पे. वर्क डन के बारे में पूछा गया है कि कब ज़ीरो होगा. सिर्फ वो दो पार्ट है जहाँ पे ज़ीरो हो सकता है. एंड लास्टली दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा, और हो सकता है क्योंकि ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन displacement is zero, and if displacement is zero there is no work done at all. So B and C both options are correct, and last option is zero in no part of them. Question number 5 की ओर आए. Two satellites A and B move around the earth in the same orbit. The mass of B यानी satellite B का मास ट्वाइस है. स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, और फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस ए, यानी फिर पोटेंशियल एनर्जी भी कंपेयर करना चाह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी कंपेयर करना चाह रहे हैं, टोटल एनर्जी भी कंपेयर करना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले हम स्पीड्स के लिए हमें ऑर्बिटल स्पीड के फॉर्मूले कंसीडर करने पड़ेंगे. यू कैन सी दिस इज वी नॉट इज माइनस जी एम बाई आर. ये ऑर्बिटल स्पीड है. यही स्पीड हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे, ये वाली और ये वाली. दिस ऑर्बिटल एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड is independent of the satellite masses. At both the points speed will remain same, भले ही मास कितना भी फर्क हो रहा हो. और अगर स्पीड अगर सेम होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज कंसिस्ट ऑफ मास, सो काइनेटिक एनर्जी मास पे भी डिपेंड कर रहा है इसलिए. एंड फिर पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन मास. तो इस वजह से ये भी नहीं ट्रू ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन डी के लिए टोटल एनर्जी इज ऑल्सो माइनस जी एम एम बाई 2r, यानी ये भी एक्सप्रेशन मास पे डिपेंड कर रहा है. टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सभी मास पे डिपेंड कर रहे हैं. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन अ प्लैनेटरी मोशन? Consider elliptical orbits as seen from the sun. Speed constant नहीं होता है, और speed अगर constant नहीं होगा kinetic energy भी constant नहीं होगा. A and C तो ये out of. Angular speed के लिए मैंने एक बहुत ही important बात लिखा है. वो ये कि here during the elliptical orbit radius vector does not sweeps out equal angles in equal intervals of time. यानी कि
एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट तो होता है, ये दिस वी हैव बीन स्टडिंग इन केपलर्स सेकंड लॉ, लेकिन वहाँ पे इक्वल एरिया स्वीप करने के बारे में बात करते थे, यहाँ पे उस हिसाब से इक्वल एंगल स्वीप नहीं होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जब इक्वल एंगल नहीं स्वीप होगा तो एंगुलर स्पीड इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। हेंस दिस ऑप्शन वेंट away since no external torque on the satellite, therefore angular momentum remains constant. Torque is dl by dt. Torque is dl by dt. तो आप अब समझ सकते हैं कि अगर टॉर्क ज़ीरो है तो L तो कांस्टेंट होगा, hence angular momentum throughout the planetary motion will remain constant. Option number D is correct for question number 6. अब bye bye, see you, take care until next video.